हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता ही है हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सभी टॉपिक्स के मिक्स जो हैं 25 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके डिफरेंट एग्जाम्स में काम में आएंगे। अगर आप कॉलेज में हैं और आपको प्लेसमेंट के लिए अपेयर करना है तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप 12th में हैं और उसके बाद कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप अपियर करना चाहते हैं लाइक आईपीयू का, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस या फिर सीयूईटी, तो उसके लिए भी इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो कहना यह है कि अगर आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर करना है या फिर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो उन केस में आपके लिए ये क्वेश्चन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को प्लीज जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन सभी टॉपिक से मिक्स रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 1785 स्क्वायर फीट, द डिस्टेंस बिटवीन देम द टू पैरेलल साइड इज 35 फीट। तो आपको पता ही है जो आपका ट्रेपेजियम होता है उसकी शेप कैसी होती है। ट्रेपेजियम में जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये आपकी अपोजिट साइड्स जो हैं उनका जो है सम सेम रहता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ये आपका एक ट्रेपेजियम की शेप होगी जिसमें अपोजिट जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इनकी लेंथ जो है अलग अलग होती है लेकिन ये पैरेलल होती हैं और ये इनके बीच की डिस्टेंस होती है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि द टू पैरेलल साइड इज 35 फीट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 35 है। उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 1785। तो हमको पता है अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है और डिस्टेंस बिटवीन देम अगर उसकी हाइट जो है वो h है तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया की वैल्यू है 1785 स्क्वायर यूनिट्स यानी कि 1/2। अगर सम ऑफ साइड्स निकालें तो एक साइड की वैल्यू दे रखी है मेरे को 35, तो यहाँ पे 35 प्लस दूसरी साइड में b मान लेता हूं इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि हाइट वो हो जाएगी मेरे पास 35। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 42, तो यहाँ पे सॉरी जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 42 आएगी। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 35। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 35 से कैलकुलेट करते हैं तो 35 1, 35 5 टाइम्स 3 35 1, ये हो जाएगा मेरे पास 102 इज इक्वल टू 45 प्लस बी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60। तो मेरे पास दूसरी जो साइड आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 60। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो आपकी दूसरी साइड होगी, जो पैरेलल साइड में दूसरी साइड होगी उसकी लेंथ आएगी 60 यूनिट्स। और फॉर्मूला आपको याद रखना है ट्रेपेजियम का, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम या फिर हाइट के फॉर्मूले से आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The LCM and the ratio of three numbers are 1386 and 7:11। तो यहां पे हम देखते हैं तीन नंबर जो गिवन है वो मेरे पास 3:7:11 में डिवाइडेड हैं। तो यहां पे अगर मैं इन नंबर्स को मान लेता हूं 3 के, 7 के और 11 के, क्योंकि आपको पता है अगर तीन नंबर्स का रेशियो गिवन है तो इस तरह हम एक्चुअल नंबर मान सकते हैं। एक नंबर मान लिया 3 के, एक नंबर मैंने मान लिया 7 के, एक नंबर मान लिया मैंने 11 के। तो मैंने यहाँ पे तीन नंबर्स इस तरह से मान लिए हैं। अब यहाँ पे अगर ये तीन नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम कितना होगा, तो उनका एलसीएम होगा मेरे पास, क्योंकि 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू के, इनका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू के, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। इनका एलसीएम क्यों होगा, क्योंकि 3, 7 और 11 ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं और के इस तरह एक नंबर है जो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम निकल के आएगा 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू के। और यहां पे आपको दे रखा है एलसीएम 3 नंबर से कितना दे रखा है 1386। तो इस तरह से हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 को जब कैंसिल करेंगे यहां से 462, फिर 7 से कैंसिल करेंगे, 11 से कैंसिल करेंगे 6, तो के की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरे पास वो 6 आ जाएगी। अब के की वैल्यू 6 आ गई है तो मेरे पास 3 इंटू 6, 7 इंटू 6 और 11 इंटू 6 ये मेरे पास नंबर्स आ गए हैं। अब मुझसे पूछा गया है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर है मेरे पास 11 के और लीस्ट नंबर है 3 के, तो इनका सम हो गया मेरे पास 14 के की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 6 विच इज इक्वल टू
84। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा 84। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर, के की वैल्यू 6 आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स एट 3 PM एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कोई कार है मेरे पास जो 3 बजे स्टार्ट होती है 3 PM पे और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैंने कार मान ली है ए और ये पॉइंट ए से स्टार्ट होती है। सपोज इस डायरेक्शन में ये कार स्टार्ट होती है और उसकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। अनदर कार फॉलोज इट एट 4 PM। यानी दूसरी कार स्टार्ट होती है, ये कार जो स्टार्ट हो रही है ये मेरे पास स्टार्ट होती है 3 PM पे। अब ये स्टार्ट होगी, इसके बाद एक दूसरी कार स्टार्ट होती है, मैं मान लेता हूं वो कार बी है। ये अनदर कार फॉलोज एट 4 PM। तो ये 4 PM पे स्टार्ट होती है एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन पे। एट व्हाट टाइम विल द टू कार्स विल मीट। तो जो कार है वो कितने टाइम पे मिल जाएंगी। तो जब ये कार स्टार्ट होगी 4 बजे, तब ये वाली जो कार है वो 1 घंटे ट्रैवल कर चुकी होगी। जब ये वाली कार 1 घंटे ट्रैवल कर चुकी होगी तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इक्वल टू, अब जो 1 घंटे में ये कार ट्रैवल कर चुकी होगी वही उनके बीच की डिस्टेंस होगी। क्योंकि ये 3 बजे चल रही है, ये 4 बजे चल रही है, इसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि 1 घंटे में इसने 50 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। तो 4 बजे सिचुएशन क्या होगी, 4 बजे ये वाली कार स्टार्ट होगी, ये वाली कार स्टार्ट होगी और ये वाली जो कार है, जो कार ए है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी और डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 50 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एट व्हाट टाइम विल द टू कार्स मीट। यानी ये वाली कार की स्पीड ज्यादा है 75 किलोमीटर पर आवर, इस वाले कार की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो कितने टाइम में ये वाली कार इस वाले कार को मिल जाएगी या फिर ओवरटेक कर लेगी। तो इस केस में क्या होगा, 50 किलोमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है और यहाँ पे आपके पास रिलेटिव स्पीड कितनी है, ये 75 किलोमीटर पर आवर है, ये 50 किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव स्पीड विल बी 75 माइनस 50। तो आंसर आएगा हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइड बाय 50। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये हो गया हमारे पास 2 आवर्स। यानी कि 2 घंटे बाद ये कार आपस में मिल जाएंगी। लेकिन 2 घंटे कितने बजे के बाद, 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद। तो आंसर होगा 4 बजे के बाद, क्योंकि जब ये कार स्टार्ट हुई है तब ये सिचुएशन ये है। तो आंसर 4 बजे के बाद 2 घंटे यानी कि 6 PM पे ये दोनों कार जो है वो मिल जाएंगी। रिलेटिव स्पीड का बहुत ही इजी सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल 2 times triangle A is equal to 3 times triangle B is equal to 6 times triangle C. What is the value of the largest angle among 3 angles? यानी कि 3 एंगल्स की कंडीशन इस तरह से गिवन है आपको, ये 3 एंगल्स हैं और इसी कंडीशन इस तरह से गिवन है हमें कि 2 times एंगल A is equal to 3 times एंगल B is equal to 6 times एंगल C। तो यहां पे अगर ये कंडीशन गिवन है तो मान लेता हूं ये कॉमन नंबर लेट्स से के है हमारे पास। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू के बाय 2, एंगल बी विल बी इक्वल टू के बाय 3 और एंगल सी विल बी इक्वल टू के बाय 6। तो यहां पे अगर मैं इनका रेशो निकालूं, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी, तो अगर के भी ना माने तो हमें कह सकते हैं इनका जो रेशो आएगा वो आएगा 1:2, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6। अब आपको ये पता होना चाहिए रेशोज जब भी हम निकालते हैं तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं उनको, उसको हमेशा इंटीजर्स में कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में गिवन है और इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो जो इनका डिनोमिनेटर में नंबर्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। तो इनका जो एलसीएम आता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2, 3 और 6 इनका जो एलसीएम है वो है हमारे पास 6। तो हम 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करें इनको तो ये कितना हो जाएगा 3:2:1, 3:2:1। यानी जो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इनका जो रेशियो है वो आ जाएगा 3:2:1। अब हमको ये पता है कि ट्राइंगल में जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है। तो 180 डिग्रीज को अगर मैं 3:2:1 में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एंगल कितने कितने आ जाएंगे 90, 60 और 30। यानी कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा और एक
30 डिग्री होगा। इस तरह से मेरे पास ये एंगल आ जाएंगे। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल अमंग दीज एंगल्स, तो इनमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट एंगल मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो बहुत ही इजी सवाल है, 90 डिग्री आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन देयरआफ्टर इट वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं, अगर हम नंबर माने सपोज 100 माने करते हैं तो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है आपके पास। तो पहले मैंने मान ली एम्प्लॉय की सैलरी 100 रुपए थी, फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, तो यहां पे मैंने सबसे पहले उसको 15% इंक्रीज किया, तो मेरे पास हो जाएगी 115। इसके बाद इट वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो इसमें से मैंने 10% रिड्यूस कर दिया। सो 115 में से अगर मैं 10% कम करूंगा तो 11.5 जो है कम हो जाएगा और बचेगा मेरे पास 103.5। तो पहले सैलरी मेरे पास 100 थी और अब मेरे पास सैलरी हो गई है 103.5। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सैलरी, तो सैलरी कितना परसेंट बढ़ गई है मेरे पास 3.5%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5% जो है वो नेट सैलरी में चेंज आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका, जब सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है तो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, हम इस फॉर्मूले से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे और डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15, इट वाज डिक्रीज बाय 10%, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -10। तो 15 -10 प्लस 15 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह निकालेंगे। तो 15 - 10 इज 5 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1.5, तो 5 - 1.5 इज इक्वल टू 3.5, यानी कि नेट कांस्टेंट जो आ गया मेरे पास चेंज वो मेरे पास 3.5% का आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला भी अवेलेबल है ना, अगर आपको फॉर्मूले में दिक्कत आती है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उससे भी इजीली जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर देन अदर टू साइड्स, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें 3 साइड्स हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमसे पूछा गया है राइट एंगल ट्रायंगल में आइसोसेलेस भी है, यानी ये वाली साइड अगर ए मान ली तो ये वाली साइड भी इक्वल ही होगी, ए ही होगी, यानी ये दोनों साइड इक्वल हैं। और जो आपकी ये वाली साइड है उसकी वैल्यू 10 गिवन है आपको, तो इस साइड की वैल्यू निकालनी है आपको। बहुत ही इजी सवाल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, यानी कि मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50। अगर मैं फिर ए की वैल्यू निकालूं, ए की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब स्क्वायर रूट ऑफ 50, ऐसे ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 50 को 25 इंटू 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50 विच इज इक्वल टू 25 इंटू 2। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं, जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा मेरे पास 5, और ये मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मेरे पास साइड की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 रूट 2 आंसर आ जाएगा। और सिंस मेरे पास दोनों साइड इक्वल हैं तो आंसर हो जाएगा 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2। बहुत ही इजी सवाल है, इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड फास्ट लेके चल रहे हैं। अगर हमें लगेगा कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आया है तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जैसे जैसे हम सीरीज में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे तो एक्सप्लेनेशन जो है बढ़ता जाएगा, पर अभी शुरू कर रहे हैं तो ये बेसिक चीजें हैं, ये सब आपने इजीली पढ़ी हुई हैं, तो हम इनको फटाफट थोड़ा स्पीड से लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिता कैन राइट अ मैन्युस्क्रिप्ट इन 20 डेज। ठीक है, तो अंकिता जो है शी कैन राइट अ मैन्युस्क्रिप्ट इन 20 डेज। तो यहां पे ए जो है शी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। अंकिता along with her friend सौम्या कैन राइट द मैन्युस्क्रिप्ट इन 12 डेज। यानी अंकिता अकेले अगर मैन्युस्क्रिप्ट लिखती है तो 20 डेज लगते हैं उसको, और अगर अंकिता साथ में लिखती है सौम्या के तो उसको लगते हैं, दोनों को मिलके लगते हैं 12 डेज। ठीक है, अंकिता अकेले लिखे तो 20 दिन लगते हैं, अंकिता सौम्या के साथ मिलके लगे तो 12 डेज। ऑब्वियसली दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो काम जल्दी होगा। तो यहाँ पे मान लेता हूं टोटल जो मैन्युस्क्रिप्ट में मान लेता हूं लेट से टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 60 है,
यानी 20 और 12 का एलसीएम ले सकते हैं या उनका मल्टीपल ले सकते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो मैन्युस्क्रिप्ट के लिए मैंने मान लिया जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 60 हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, ए जो है वो 20 डेज में 60 पेजेस लिख सकती है। अंकिता कैन राइट 20 डेज में 60 पेजेस, तो ऑब्वियसली वो एक दिन में कितनी लिखेगी? 3 पेजेस। 20 डेज में 60 पेजेस तो एक दिन में 3 पेजेस। अब दोनों मिलके 12 दिन में 60 पेजेस लिखते हैं। अंकिता और सौम्या 12 दिन में मिलके 60 पेज लिखते हैं, तो दोनों एक दिन में कितने लिखेंगे? 5। 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 5 पेजेस। अब क्वेश्चन समझिए, अंकिता अकेले जो है एक दिन में 3 पेजेस लिख सकती है, अंकिता और सौम्या मिलके एक दिन में 5 पेजेस लिख सकती हैं। इसका मतलब सौम्या जो है वो एक दिन में 2 पेजेस लिख रही होगी। भाई एक अकेली जो है अंकिता वो 3 पेजेस लिखती है, अंकिता और सौम्या मिलके 5 पेजेस लिखती हैं, तो क्या हुआ? इसका मतलब सौम्या जो है एक दिन में 2 पेजेस लिखेगी। तो अंकिता सौम्या जो है जब एक दिन में 2 पेजेस लिखती है, शी कैन राइट 2 पेजेस इन 1 डे। तो अगर वो एक दिन में 2 पेजेस लिख सकती है और उसको अगर 60 पेजेस लिखने हैं, क्वेश्चन में ये तो पूछा गया ना, इन हाउ मेनी डेज कैन सौम्या अलोन कैन राइट द मैन्युस्क्रिप्ट। तो सौम्या अलोन कितने टाइम में मैन्युस्क्रिप्ट लिख सकती है? तो टोटल अगर 60 पेजेस लिखने हैं और मेरे पास एक दिन में वो 2 पेजेस लिखती है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 30। तो मैं कह सकता हूं कि 30 डेज में जो है सौम्या अकेले काम कर सकती है, जो काम पहले अंकिता 20 डेज में कर सकती थी। चलिए पढ़ते हैं आगे। What is the difference between the total surface area and the curved surface area of a cone whose radius is 35? तो मुझे निकालना है, पहले कोन की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। तो कोन की अगर मैं शेप देखता हूं, कोन इस शेप का हो गया, करेक्ट। जैसे आपने देखा होगा बर्थडे कैप आप पहनते हैं, बर्थडे कैप पहनते हैं तो कोनिकल शेप की होती है, तो उसका जो नीचे वाला सरफेस रहता है वो कर्व सरफेस रहता है, वो सर्कुलर शेप का रहता है। तो ये सर्कुलर शेप का रहता है जिसकी ये आर जो है रेडियस रहती है, ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट रहती है कोन की, और ये आपकी स्लांट हाइट रहती है एल। जैसे स्लांट हाइट यानी टेढ़ी जो हाइट है, जो उसकी लेंथ है वो एल कहती है, ये परपेंडिकुलर हाइट एच रहती है, और ये आपका जो एरिया रहता है रेडियस आपकी सर्कुलर सर्फेस है तो उसकी जो रेडियस है वो आर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया? अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? एक तो कर्व्ड सरफेस होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और सर्कुलर सरफेस एरिया, यानी नीचे जो बेस है वो उसका सर्कुलर सरफेस एरिया है और ये जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया जो उसका नीचे वाला एरिया है। अब क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में से द कर्व्ड सरफेस एरिया को घटा दूं तो उसकी रेडियस होगी, तो कितना डिफरेंस आएगा? यानी कर्व्ड सरफेस एरिया में से टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? सर्कुलर सरफेस एरिया, जो नीचे वाला एरिया है वही तो बचेगा। टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये नीचे वाला जो सर्किल है वही तो एरिया बचेगा, तो मुझे वही तो निकालना है। और रेडियस कितनी है? 35, तो उसका मैं आंसर निकाल लूंगा। अब सर्कुलर अगर शेप है तो उसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से मैं कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट करूंगा टोटल सरफेस एरिया में से, तो मेरे पास नीचे वाला जो है वो एरिया बच जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 35 × 35। तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, कैंसिल करूंगा, 7 से गया है 5, तो 22 × 7 35 × 35 इस तरह आ जाएगा। 22 × 5 हो गया 110 × 35, ये हो गया मेरे पास 3300 और 135, 35 × 35 ये हो गया मेरे पास 22 110 × 35 3850 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको 12 आर निकालने के बाद ऐसा नहीं है पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर माइनस करेंगे। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि बेस का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू गिवन है, आप ये वैल्यू निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो करेक्ट आंसर के लिए आपको कितना मिल रहे हैं? +5 मार्क्स, और नेगेटिव के लिए है -2, यानी गलत होता है क्वेश्चन तो -2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और क्वेश्चन सही होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जे आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस
अगर किसी पेपर में आपने सारे क्वेश्चन मार्क किए हैं और क्वेश्चन मैं मान लेता हूं जो करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सी हैं और रॉन्ग क्वेश्चन डब्ल्यू हैं, यानी कि जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो उसमें सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करेक्ट आपने मार्क किए हैं और डब्ल्यू नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क मिलेंगे आपको 5C, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट कितने हैं C, और एक क्वेश्चन के लिए +5 मार्क्स मिल रहे हैं तो इतने मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए। लेकिन अब आपने जो है W क्वेश्चन गलत किए हैं, W क्वेश्चन गलत किए हैं और एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं आपके -2, तो यानी कि -2W आपके मार्क्स कट जाएंगे। W जो है वो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, C जो है नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस हैं। करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो ये आपका टोटल स्कोर होना चाहिए। टोटल स्कोर की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे यहाँ पे -12, तो यहां पे मुझे वैल्यू दे रखी है वो -12 है टोटल स्कोर की, ठीक है। और एक क्वेश्चन और गिवन है आपको, ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स, यानी कि जो सी की वैल्यू है यहां पे 4 है, तो यहां पे सी की वैल्यू जो है हम 4 पुट कर देंगे क्योंकि यहां पे मेंशन है जो करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 4 है, तो यहां पे सी की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 5 × 4 हो गया मेरे पास 20 -2W इज टू हो जाएगा -12, ठीक है। यहां पे 2W को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 2W, और मैं कह सकता हूं W इज टू 16। तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए 16, यानी करेक्ट क्वेश्चन उसने 4 किए हैं तो रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चन है 16 उसने गलत सवाल किए हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपसे हाउ मेनी ऑफ हिज आंसर वर इनकरेक्ट, तो आंसर आ गया है हमारे पास W की वैल्यू 16, यानी 16 जो ऐसे क्वेश्चन थे जो इनकरेक्ट थे। बहुत ही इजी सवाल है, सिंपल से इक्वेशन है, आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए जर्नी ऑफ 90 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर की अगर कोई जर्नी करता है, राही ड्राइव्स फर्स्ट 60 किलोमीटर, यानी कि जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो आपका 60 किलोमीटर का है और दूसरा जो पार्ट है वो आपका 30 किलोमीटर का है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है जो फर्स्ट 60 किलोमीटर हैं वो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल हो रहे हैं। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है ए और बी की, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बी टू सी डिस्टेंस है जिसकी डिस्टेंस 30 किलोमीटर है वहां पे स्पीड कितनी गिवन है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दोनों की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर ही गिवन है, लेकिन ये 60 जो है 60 से है, ये 30 किलोमीटर 60 से है। अब हमको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल जो टाइम होता है वो आपको फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, लेकिन हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इस केस में 60 ही आएगी। क्यों 60 आएगी? क्योंकि यहाँ पे आपका स्पीड में चेंज ही नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे स्पीड हम चेंज करते कि 60 किलोमीटर किसी पर्टिकुलर अलग स्पीड से जा रहा है और 30 किलोमीटर किसी और स्पीड से जा रहा है, तो हम एवरेज स्पीड फॉर्मूले से निकालते और वो भी आंसर 60 किलोमीटर ही आता। लेकिन जब यहाँ पे स्पीड ब्रेक ही नहीं हुई है, पहले भी स्पीड 60 थी और बाद में भी 60 है, चाहे आप जर्नी 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर करें या 60 इस 13 को भी आप 15 में ब्रेक कर दें, या 1 किलोमीटर आप 90 किलोमीटर चलें, अगर आपकी स्पीड ब्रेक नहीं होती है, अगर आपकी सेम ही स्पीड रहती है ड्यूरिंग दी होल जर्नी, तो आपकी एवरेज स्पीड उतनी ही रहती है। आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी सेम आएगा, अदरवाइज आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि टोटल स्पीड आपकी सेम ही है, वो ब्रेक नहीं हुई है। तो करेक्ट आंसर विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीना, वीना एंड विमला कैन डू अ वर्क इन 4 आवर्स, 8 आवर्स एंड 12 आवर्स। तो हमको निकालना है दोनों अगर मिलकर साथ में काम करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? यहां पे निकालना है हमको, अगर तीनों मिलके, सॉरी ये 3 लोग हैं, रीना, वीना एंड विमला कैन डू अ वर्क इन 4 आवर्स, 8 आवर्स एंड 12 आवर्स। तो अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। ये कोई काम अगर x डेज में करता है या x आवर्स में करे, बी कोई काम y डेज में करे और सी कोई काम z डेज में करे, ठीक है ना। ए अकेला कोई काम करे तो x दिन लगते हैं, बी अकेला कोई काम करे तो y दिन लगते हैं और सी अकेला कोई काम करे तो z दिन लगते हैं। तो अगर इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनता है ए बी सी का,
तो इस केस में अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल जो टाइम लगता है, यानी कि अगर A प्लस B प्लस C अगर मिलके काम करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज लगते हैं वो होते हैं आपके XYZ डिवाइडेड बाय XY प्लस YZ प्लस XZ। तो इतने टाइम लगता है आपको, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं हम x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि 4 इंटू 8 इंटू 12, 4 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 विच इज 32 प्लस 8 इंटू 12 विच इज 96 प्लस 4 इंटू 12 विच इज 48। यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 48 विल बिकम 80, 80 प्लस 96 176। तो यहां पे मेरे पास आंसर हो जाएगा 176। कैंसिल करते हैं इसको, 4 से कैंसिल करते हैं तो इस तरह हो जाएगा। ये आंसर आएगा 24/11। 24/11 ऑप्शन भी है, 24/11। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 24/11। तो फॉर्मूला सिंपल सी हमको पुट करना है और आंसर निकालना है। आंसर विल बी 24/11, यानी कि ये वाला जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बिकम्स, अच्छा ये क्वेश्चन हमने मिस कर दिया था, ओके वी मिस दिस क्वेश्चन, दोबारा कर लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन कहता है a sum becomes 7436 in 2 years when interest is compounded annually at the rate of 4% per annum, what was the sum? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यानी कि कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल बाद इतना अगर हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, तो आपको निकालना है कि सम कितना था, यानी कि प्रिंसिपल कितना था। हमको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A इज इक्वल टू, यानी कि अमाउंट जो हो गया है प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7436 और प्रिंसिपल की वैल्यू आपको निकालनी ही है, 1 प्लस R की वैल्यू 4% गिवन है, तो हो जाएगा 4/100 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहां पे सिंप्लीफाई करके आ जाएगी मेरे पास 7436 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 104 हो जाएगा, ये 104 इंटू 104। इसको सॉल्व करते हैं, अगर मैं 4 से कैंसिल करूं इसको तो ये हो जाएगा 26 टाइम्स, अगर मैं 4 से कैंसिल करूं इसको तो ये हो जाएगा 4 1 3 8 2 5 9। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा, ऑब्वियसली ये 4 से तो नहीं हो रहा है, 13 से शायद हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 13 से करते हैं तो 143। ठीक है, तो यहां पे 143 आ जाएगा। सिमिलरली ये 13 से कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम्स, 13 से करेंगे तो ठीक है, तो ये 11/16 आई थिंक से कैंसिल करते हैं 5.5, करेक्ट। सेवन 4 3 6 1 8 5 9 26 2 13 कैंसिल करेंगे, 13 1 4 13 13 ओके 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 करेक्ट 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 कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 11 हो जाएगा, तो दैट विल बी 50 और यहाँ से करेंगे तो अगेन 2 से 4, यहाँ से करेंगे तो 25, सो आंसर विल बी 6875। तो हमारा आंसर आ रहा है 6875। ये सिंप्लीफाई कर लेना, जहां शायद आपको किया है मैंने तो समझ ना रहा हो, आप कैलकुलेशन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल फॉर्मूला आपको रखना है, थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, बट आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है, बट क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ईजी है। करेक्ट आंसर जो हमारा निकल के आया है दैट इज 6875। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये मिस हो गया था तो हमने दोबारा कर ही लिया है, ये भी हमने कर ही लिया है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 120, 360 एंड 210 इज,
यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे और उसके बाद फैक्टर निकालने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे 120 को हम ब्रेक करते हैं, तो हम 120 को 2 की हाईएस्ट पावर में कितना लिख सकते हैं, 60, 3 2 24 15 120, 2 का क्यूब 8 15, 3 into 5 यानी कि 8, इस तरह लिख सकते हैं। अब ये 360 जो है, ये 360 जो है वो 120 into 3 है। ये 360 जो है ये 120 into 3 है। इसका मतलब 3 का एक फैक्टर बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। और 200 क्या लिख सकते हैं, इसको 3 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे तो 105, 35 3 105, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना है इनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो इन तीनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे 2 की मिनिमम पावर आ रही है 2, 3 की मिनिमम पावर आ रही है 3 और 5 की मिनिमम पावर आ रही है 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 यह आपका आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 30। तो 30 जो होगा वो आपका एचसीएफ होगा। आपने स्कूल में निकालना सीखा ही है, ये आपके लिए रिवीजन की तरह ही है। फैक्टर कैसे निकालते हैं, उनको डिवाइड करेंगे। आपने ये मेथड भी पढ़ा होगा वैसे तो, 210 और 360 इंटू 210, फिर यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेके जाते हैं और ये करते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है, बट ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से पूछा गया है। नेक्स्ट, in an election between two candidates, a candidate secured 60% of the valid votes and is elected by a majority of 180 votes. The total number of valid votes is, यानी कि अगर दो कैंडिडेट हैं, एक को 60% वोट पड़े होंगे, दूसरे को कितने पड़े होंगे, 40%। भाई दो कैंडिडेट हैं मेरे पास, एक कैंडिडेट ए है मेरे पास और एक कैंडिडेट बी है मेरे पास। इसको अगर 60% वोट मिले हैं और सारे वोट वैलिड हैं, तो इसको 40% वोट मिले होंगे। तो परसेंटेज कितना डिफरेंस है, 20%। और 20% कहता है इट इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 180 वोट्स, यानी इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 180 वोट्स। इसका मतलब ये है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20% है और वो इक्वल किसके हो जाएगा, 180 के। यानी 20% ऑफ टोटल वोट्स, 20% ऑफ टोटल वोट्स, 20% ऑफ टोटल वोट्स इज 180। अब मुझे निकालना है टोटल वोट्स कितने होंगे। अब टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, इसको 5 टाइम्स कर देंगे, 100% हो जाएगा। 5 टाइम्स करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 900। तो बहुत ही इजी सवाल है, खाली लैंग्वेज अगर आपको समझ में आती है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.03 एंड 0.27, ठीक है ना। तो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। जब भी हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है दो नंबर का, तो हम इनका स्क्वायर रूट जो है वो निकाल लेते हैं। तो मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, 0.03 इंटू 0.27 इनका स्क्वायर रूट। ये जो आंसर होगा मेरे पास मीन प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.00, 27 इंटू 3 81, ये निकालना है। और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 0.09। तो मैंने 0.09 आंसर आ गया, यानी 0.09 आंसर हो गया है और 0.09 आंसर हो जाएगा। तो कोई भी दो नंबर का आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनका स्क्वायर रूट लिया, सॉल्व करके निकाला, तो मेरे पास 0.09 है, वो आंसर आ गया। बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5%, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹342। तो अगर मैं सक्सेसिव निकालता हूं इनका, यानी कोई आर्टिकल का लेट से प्राइस मेरे पास 100 रुपए था, उसके बाद पहला डिस्काउंट कितना ऑफर हुआ 10% का, तो मेरे पास कितना बचा 90। अब इस पे भी सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि कितना डिस्काउंट हो रहा है 5% का। 5% का डिस्काउंट होगा तो 4.5 पे डिस्काउंट हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास 85.5। यानी 100 रुपए का कोई आर्टिकल है अगर, तो उसकी जो परचेज प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी, जो प्राइस आप पे करेंगे दैट विल बी 85.5 रुपीज। और वो मेंशन है यहाँ पे 342, यानी कि अगर 100 रुपए इसकी एमआरपी होती तो आप कितना पे करते 85.5। और अगर यहाँ पे वो चीज 342 के इक्वल है तो उसका 100 रुपए के हिसाब से कितना होगा। यानी कि जब फाइनल प्राइस 85.5 आ रहा है, जब फाइनल प्राइस 85.5 आ रहा है तो इनिशियल प्राइस कितना था 100 रुपीज। तो हमको निकालना है जब फाइनल प्राइस 342 आएगा, जब फाइनल प्राइस 342 आएगा तो इनिशियल प्राइस कितना होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 85.5, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, इनटू 342। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे 0 आ जाएगा, 5 से सॉल्व करा
171, 5 से किया तो 200, ये सीधा 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट का। इसका एक फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 प्लस माइनस वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाता है हमारे पास। तो सक्सेसिव डिस्काउंट और सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में डिफरेंस होता है फॉर्मूले में। फॉर्मूला अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हम एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे जब सीक्वेंस में, तब आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसी से लें। तो कोई प्राइस 100 रुपए है, उससे पहला डिस्काउंट हुआ, कुछ प्राइस आया, फिर उस पर दूसरा डिस्काउंट ऑफर हुआ, फिर जो फाइनल प्राइस आया। तो इस तरह जो आप दो डिस्काउंट निकालते हैं, फाइनल प्राइस की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके बेसिस पे ही हम ये चीज अप्लाई कर रहे हैं और हमारा आंसर सिंपल सा 400 आ गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन विल बी 400। The ratio of first and second sum of money is 7:8. The first sum is 35, the second sum is। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई दो सम है मेरे पास, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। मेरे पास दो सम है, एक मेरे पास फर्स्ट सम है और मेरे पास एक सेकंड सम है, जिन दोनों का रेशियो है 7:8 और फर्स्ट सम की वैल्यू 35 है। तो ऑब्वियसली बात है ये 7 into 5 करने पे 35 आ रहा है, तो 8 into 5 करने पे सेकंड सम आएगा। बस रेशियो आपको गिवन है 7:8 और फर्स्ट सम की वैल्यू 35 है और रेशियो सेम ही है, यानी कि 7 into 5 करने से 35 आता है, तो 8 into 5 करने से मेरे पास सेकंड सम आएगा। 8 into 5 कितना होता है 40 विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, जस्ट क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन मार्क कर दो, वरना इक्वेशन बनाओ 7k/8k इज इक्वल टू, ये बहुत लेंथी मेथड है, उतना करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इतना एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज इतना, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग हाइट 6 है और बेस है जो आपका 15 हो जाएगा, 15 इंटू 6 तो 15 से 90 बटा तो 45, तो 45 स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपने पढ़ाई है इजीली एरिया ऑफ द ट्राइंगल का। नेक्स्ट, mark price of a chair was ₹1000 but it was sold for ₹1200, what is the percentage increase on the product। तो आपको निकालना है कि जो प्रोडक्ट है उस पर परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो यहाँ पे 100 रुपीज था, कितना बेच गया वो 1200 रुपीज का, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया 200 रुपए। तो 1000 पे अगर 200 रुपए निकालेंगे तो 20% आएगा। बहुत ही इजी सिंपल सा सवाल है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड 5, 15, 30 एंड 40। यानी कि हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 50 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए और 40 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर मुझे हाईएस्ट ऐसा नंबर निकालना है तो उनका वो HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो इजीली नंबर को देख सकते कह सकते हैं हम कि 5 ही ऐसा नंबर होगा जो इनका HCF होगा। तो 15, 30 और 40 इसमें जो आपका HCF आएगा वो 5 आएगा और लैंग्वेज के हिसाब से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 5 हो जाएगा। बहुत ही अगेन इजी क्वेश्चन मैं कह सकता हूं इसको, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड देयर क्लास टीचर इज 17 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत पहले देखे होंगे, इसको सिंपल से हम एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको रिकॉल हो जाएंगे अगर आपने बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैं एवरेज निकालता हूं, एवरेज क्या होता है भाई, एवरेज जो होता है मेरे पास वो होता है सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यानी कोई भी क्वांटिटीज है आप उनका सम निकाल लीजिए और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज आ जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, अब देखिए अगर आपको सम ऑफ क्वांटिटीज निकालना है तो मैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज को अगर एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज विद एवरेज आई विल गेट सम ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड देयर क्लास टीचर इज 17 ईयर्स। यानी 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके क्लास टीचर जो है उनकी एवरेज है 17 ईयर आ रही है। तो मैं क्या करता हूं, टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास लोग 11 हो जाएंगे भाई, 10 तो स्टूडेंट्स हैं एंड देयर क्लास टीचर इज 17 ईयर्स। 10 स्टूडेंट्स है, मैं मान लेता हूं एक स्टूडेंट की एज S है, तो इसको मान के भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट की एज मैंने S मान ली है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 10S। 10 स्टूडेंट की टोटल एज इतनी आ गई है प्लस क्लास टीचर की एज, 10S टोटल एज हो जाएगी प्लस क्लास टीचर की एज, वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 17 तो एवरेज है, 17 तो मेरे पास एवरेज एज है और टोटल लोग कितने हैं मेरे पास 11। टोटल लोग कितने हैं मेरे पास 11,
यानी 17 एवरेज एज, टोटल जो स्टूडेंट है, जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 11 हो गए। तो सम ऑफ क्वांटिटीज कितना होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 187, यानी जो टोटल 10 स्टूडेंट हैं और क्लास टीचर हैं उनकी जो एज का सम आ रहा है वो मेरे पास 87 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहते हैं इफ द एज ऑफ क्लास टीचर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इज रिड्यूस्ड बाय 2। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय 2। अब मैंने क्लास टीचर को अगर साइड में हटा दिया तो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स बचेंगे, उनकी एवरेज एज 2 कम हो जाएगी। पहले एवरेज एज 17 थी, अब अगर एवरेज एज 2 कम हो जाती है तो 10 जो मेरे पास एवरेज एज पहले 17 थी, अगर मैं 2 कम हो जाती है तो मेरे पास एवरेज एज 15 हो जाएगी। तो अगर एवरेज एज 15 हो जाएगी और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बचे हैं, क्लास टीचर को हमने हटा दिया है, 10 स्टूडेंट बचे हैं, तो उनकी टोटल एज कितनी आएगी 15 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 150। यानी कि जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनकी टोटल एज है 150, जो 17 इंटू 11 करके हमने निकाला था, यानी 10 स्टूडेंट्स प्लस क्लास टीचर, उनकी जो टोटल एज आई थी वो आई थी 187। इसका मतलब अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास क्लास टीचर की एज आ जाएगी। तो ये 10 स्टूडेंट्स प्लस क्लास टीचर, ये खाली 10 स्टूडेंट्स, मैं माइनस करता हूं तो 187 माइनस 150 यानी कि 37 जो आएगा आपका, ये क्लास टीचर की एज निकल के आएगी। बहुत ही आसान सवाल ये आपके लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 men can complete a work in 15 days. How many men are needed to complete the same work in 10 days? यहां पे सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टाइम एंड वर्क। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 अपॉन w1। तो h और w अगर नहीं गिवन है आपको तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ठीक है ना। तो m1 की वैल्यू कितनी है 24, d1 की वैल्यू कितनी है 15 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू निकालनी है हमें और d2 की वैल्यू 10। ये सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इतना, इफ द स्लाइंट हाइट इज इतना, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब हमने पहले ही पढ़ाया था, आपको एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो उसका बेस सरफेस एरिया प्लस जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। यानी कि अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अगर मुझे कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं कह सकता हूं टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, ये आपका जो है वो टोटल सरफेस एरिया होगा। अब मुझे क्या है गिवन है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मुझे बेस का जो एरिया है वो गिवन है आपको और स्लांट हाइट गिवन है। अगर स्लांट हाइट गिवन है तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकता हूं। मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब बेस एरिया जो है वो फॉर्मूले से क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 616। ये आपको गिवन है, ये हमको यूज करना पड़ेगा आर निकालने के लिए। सॉल्व करते हैं, 11 से कैंसिल करते हैं तो 2 टाइम्स 11 से करते हैं तो 56 हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे 28, तो आर स्क्वायर इज 28 को लिखता हूं मैं 7 इंटू 4 इंटू 7, तो आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज 7 इंटू 2, तो आर इज इक्वल टू 14। तो रेडियस जो निकल के आ रही है मेरे पास वो मेरे पास 14 आएगी। मेरे पास रेडियस जो निकल के आई है वो 14 आ गई है। अब मेरे पास रेडियस अगर 14 आ गई है तो मैं पहले कर्व सरफेस एरिया निकालता हूं। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल, पाई इज 22/7, आर की वैल्यू निकल के आई है 14 और स्लांट हाइट एल की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 20। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 880, यानी कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आई है 880 और बेस जो है आपका बेस एरिया उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 616। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 880 प्लस 616 विल बी इक्वल टू 1496। तो 1496 मेरे पास जो है वो टोटल एरिया हो जाएगा इस केस में। तो अगेन कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल से स्टेप्स हैं, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आप वैल्यूज पुट करते जाइए और आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहां पे मेरे पास ये एक सर्कल है और एक थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा अच्छा नहीं है। चलिए 2 सर्कल्स गिवन है मुझे। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल विद सेंटर ए इज 18, द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल विद सेंटर बी इज 8। यानी कि ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस गिवन है इसको मैं ए मान लेता हूं, तो ये रेडियस 18 हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट बी हो जाएगा, इसकी रेडियस जो है वो 8 हो जाएगी। तो रेडियस को हम इस तरह ले सकते हैं, मेरे पास कोई कॉमन टेंजेंट है, मेरे पास एक कॉमन टेंजेंट है। तो इस तरह से कॉमन टेंजेंट है मेरे पास, और टेंजेंट का जो नाम है वो सी डी गिवन है यहाँ पे, ये रेडियस गिवन है, और मुझे इस कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे जो टेंजेंट और रेडियस को मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये 8 है, ये 18 है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहां से इस पॉइंट के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये 18 + 8 26 है। तो यहां पे ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी 26 हो जाएगी, करेक्ट। अब ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 18 है, ये 8 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी 8 ही रहेगी। तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका, सपोज ये पॉइंट मैं P मान लेता हूं, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के आ रहा है इस तरह से। ये वाला जो पॉइंट है वो राइट एंगल बन के आ रहा है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, यानी कि एक ये तो टेंजेंट हो गया मेरे पास सी डी, ठीक है। यहां पे लेंथ इस तरह से जो बन के आ रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर हो रहा है, और ये पॉइंट मैंने P मान लिया, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ आ रही है भाई, ये टोटल लेंथ जो थी मेरे पास वो 18 थी, करेक्ट। ये 8 है तो ये भी 8 होगी। अगर ये टोटल डिस्टेंस 18 है तो ये 8 होगी, तो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस से निकल के मेरे पास 8 आ जाएगी, टोटल 18 होगी। तो ये 18 होगी, तो यहां पे ये 8 है, ये 8 है, ये 18 है, तो बचेगी कितनी मेरे पास 10। तो ये 10 बची है, ये डिस्टेंस मेरे पास 26 हो जाएगी। तो ये 10 है, हाइपोटेनस कितनी हो गई राइट एंगल ट्राइंगल की 26 हो गई। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, या मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स देखूं तो ये मेरे पास 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 5, ये डिस्टेंस 26 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 13। तो 5, 12 और 13 मुझे पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, 5, 12 और 13। तो 5 और 13 मेरे पास है, तो यहाँ पे एक साइड जो होगी वो आपकी 2 × 12 होगी। 5 × 2 मेरे पास है, 13 × 2 मेरे पास है, तो एक साइड जो होगी मेरे पास 12 × 2 होगी, क्योंकि 5, 12 और 13 जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो 12 × 2 यानी कि 2 × 12 यानी कि 24 जो है ये लेंथ हो जाएगी। और ये जो लेंथ है ये अभी कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, तो मैं कह सकता हूं ये जो लेंथ आएगी वो 24 आएगी, ठीक है। थोड़ा सा ज्योमेट्री का अगर आप रिवाइज करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी हम लेते रहेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि सारे कुछ हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं हमने ये 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करी है, जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो इस तरह के सीरीज हम चलाते रहेंगे, ताकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अपियर करने वाले हैं, या आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के अलावा भी अगर कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपियर करने वाले हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई एग्जाम अपियर करने वाले हैं, या आप सिविल सर्विसेज के लिए अपियर करते हैं, तो वहां भी आपका जो एक पार्ट होता है वो आपका पार्ट 1 होता है, जिसे हम आई थिंक CS प्रीलिम्स कहते हैं, वो भी आपका इसी में कवर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है, और इस तरह की सीरीज आपके लाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं आपके लिए, तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कैसी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। विश यू गुड लक, थैंक यू।